अप्रैल 1931 न्यूयॉर्क। दोपहर का वक्त था। एक रेस्टोरेंट के अंदर कुछ आदमी ताश खेल रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। खाना परोसा जा चुका था। इन लोगों के सेंटर में जो बैठा था वो था न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर माफिया बॉस जो मैसेरिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उस पर कयामत टूटने वाली है। अचानक उसके सामने बैठे एक आदमी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो आदमी वॉशरूम की तरफ चला गया। मैसेरिया ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने फिर से अपने पत्ते उठाए, लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला पत्ता देख पाता, रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार थे। कुछ सेकंड के लिए पूरे रेस्टोरेंट की सांसें अटक गई और फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। लोग चीखने लगे, कुर्सियां पलट गई और न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर माफिया बॉस अपनी कुर्सी पर ही पड़े पड़े ढेर हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक बात समझ नहीं आई, ये हमलावर कौन थे, और उससे भी बड़ा सवाल, जिस आदमी ने कुछ मिनट पहले मैं अभी आता हूं कहकर टेबल छोड़ी थी, वो कहाँ गायब हो गया था। क्योंकि पुलिस का मानना था कि उसी आदमी ने ये पूरा खेल रचा था। जिस आदमी ने ये सब करवाया था उसका नाम था चार्ल्स लुसियानो, जो इसके कुछ टाइम बाद ही अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस बना। लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए लकी लुसियानो ने कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को उसे रास्ते से हटाना पड़ा, और अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस बनने के लिए उसे कितनी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ा, ये सब जानेंगे आज की कहानी में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो मैसेरिया मर चुका था और उसके साथ अमेरिकी माफिया का एक दौर भी खत्म हो चुका था। उसे मरवाने वाले आदमी का नाम था लकी लुसियानो। लेकिन लकी लुसियानो आखिर था कौन? The biggest gangster in American history. Charles Lucky Luciano. वो न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर माफिया बॉस तक आखिर कैसे पहुंचा, और उसने ऐसा क्या किया कि आज भी उसे मॉडर्न अमेरिकी माफिया का बाप माना जाता है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें उस दिन से करीब 35 साल पीछे जाना होगा और अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर सिसिली नाम की जगह पर, जहां एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था साल्वाटोर लुकानिया। दुनिया उसे बाद में लकी लुसियानो के नाम से जानने लगी। सिसिली में लरकारा फ्रीडी नाम का एक छोटा सा कस्बा था और यहीं पैदा हुआ था साल्वाटोरे लुकानिया। उसका परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता एंटोनियो लुकानिया एक खदान में मजदूरी करते थे, सुबह से शाम तक मेहनत से काम, लेकिन फिर भी उसका घर चलाना मुश्किल होता था। उसका परिवार बड़ा था और कमाई कम, और यही वजह थी कि लुकानियो के पिता की नज़रें सिसिली पर नहीं अमेरिका पर टिकी थी। उन दिनों लाखों यूरोपियन परिवार एक ही सपना देख रहे थे, अमेरिका जाने का सपना। एक ऐसी जगह जहां मेहनत करने वाला आदमी अपनी किस्मत बदल सकता था, जहां गरीब आदमी अमीर बन सकता था। और एंटोनियो लुकानियो को भी उम्मीद थी कि उसका परिवार एक दिन वही करेगा। आखिरकार 1906 में उन्होंने सिसिली छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था, पैसा भी बहुत कम था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। लुकानियो उस समय करीब 9 साल का था। उसे नहीं पता था कि इस जहाज पर बैठकर वो जो यात्रा शुरू कर रहा है वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। इटली से निकलकर उसकी मंजिल थी न्यूयॉर्क। 1906 न्यूयॉर्क हार्बर। लुकानियो और उसके परिवार को लेकर जहाज न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा। उसके आसपास सैकड़ों लोग थे। कुछ इटली से आए थे, कुछ आयरलैंड से और कुछ ईस्टर्न यूरोप से। हर किसी की आंख में एक ही सपना था, बेहतर जिंदगी और बेहतर भविष्य का सपना।
दूर से न्यूयॉर्क एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें और भागती हुई भीड़। एंटोनियो लुकानियो को लगा कि शायद उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन अमेरिका उनके लिए वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। यहाँ मौके तो थे, लेकिन उन मौकों के लिए लड़ना पड़ता था। यहाँ पैसा भी था, लेकिन पैसा कमाने वालों की लाइन बहुत लंबी थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ किसी का कोई इंतजार नहीं करता था। जो मजबूत था वो आगे बढ़ जाता था। लुकानियो का परिवार मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड इलाके में बस गया। ये इलाका गरीब इमिग्रेंट से भरा हुआ था। छोटे छोटे घर, भीड़ भाड़ वाली गलियां, गंदगी, शोर, हर तरफ संघर्ष। और यहीं 9 साल का सैल्वाडोर लुकानिया बड़ा हुआ और यहीं उसने सीखे न्यूयॉर्क की सड़कों पर सरवाइव करने के नियम। इस इलाके में रहने वाले लोग सब गरीब इमिग्रेंट्स थे। यहाँ कुछ लोग इटालियन थे, कुछ आयरिश थे, कुछ यहूदी थे और यहाँ ऐसे हजारों परिवार थे जो अमेरिका में यूरोप से अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लेकिन अमेरिका पहुँच जाना और अमेरिका में सफल हो जाना, ये 2 अलग अलग बातें थी। एंटोनियो लुकानिया दिन रात मेहनत करता था। उसे उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी बनाएगा। लेकिन लकी लुकानियो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसका मन किताबों से ज़्यादा सड़कों में लगता था। स्कूल से लौटने के बाद वो अक्सर गलियों में घंटों घूमता रहता था, लोगों को देखता था, उनकी बातें सुनता था और समझने की कोशिश करता था कि आखिर इस शहर में ताकत किसके पास है। बहुत जल्द उसे इसका जवाब भी मिल गया। ताकत पैसे के पास थी और पैसा उन लोगों के पास था जिनसे बाकी लोग डरते थे। लुकानियो बहुत जल्दी समझ चुका था कि न्यूयॉर्क में हर चीज़ की एक कीमत होती है और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसे पैसा कमाने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। उसकी उम्र वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पहले ही वो पैसा कमाने के छोटे मोटे तरीके ढूंढने लग गया था। कभी किसी के लिए सामान पहुंचाना, कभी किसी का कोई मैसेज लेकर जाना, कभी किसी का कोई छोटा मोटा काम कर देना। पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन लुकानियो को पैसे से ज़्यादा कुछ और मिल रहा था और वो था लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सब करते हुए वो जाने अनजाने में ह्यूमन साइकोलॉजी सीख रहा था। वो सीख रहा था कि लोग कैसे सोचते हैं, किससे डरते हैं और किस बात के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान आसपास के लड़कों में भी बनने लगी। वो सबसे ताकतवर नहीं था, ना ही वो सबसे बड़ा था, लेकिन एक बात साफ थी, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। और शायद यही वजह थी कि एक दिन उसने एक ऐसा आइडिया निकाला जो उसके जीवन का पहला छोटा बिजनेस बन गया। स्कूल जाते समय वो लड़कों को रोकता और उनसे कहता कि अगर वो उसे कुछ पैसे दे दें तो वो रास्ते में उन्हें दूसरे लड़कों से बचाएगा। आज की भाषा में इसे प्रोटेक्शन मनी कहते हैं, लेकिन उस समय लुकानियो के लिए ये सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका था। ज़्यादातर लड़के डर जाते थे और उसे पैसे दे देते थे, लेकिन एक दिन उसे अपना मैच मिल गया। एक लड़के ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और यही लड़का आने वाले सालों में उसका सबसे करीबी दोस्त और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर बनने वाला था। उसका नाम था मेयर लेंस्की। लेंस्की भी इमिग्रेंट परिवार से था। उसका परिवार ईस्टर्न यूरोप से अमेरिका आया था। उसकी उम्र भी लुकानियो के आसपास ही थी, लेकिन वो बाकी लड़कों की तरह डरपोक नहीं था। एक दिन स्कूल जाते समय लुकानियो ने उसका रास्ता रोक लिया। ये वही खेल था जो वो अक्सर कई लड़कों के साथ खेलता था। उसने लेंस्की से कहा, अगर तुम्हें सेफली स्कूल पहुंचना है तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। बाकी लड़के आमतौर पर बहस नहीं करते थे और पैसे दे देते थे और आगे बढ़ जाते थे, लेकिन लेंस्की कुछ अलग था। उसने लुशियानो की आंखों में देखा और साफ मना कर दिया। उसने बस एक शब्द कहा, ना। लुशियानो को उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का उसके सामने इस तरह खड़ा हो जाएगा। कुछ सेकंड तक तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, एक तरफ लुशियानो और दूसरी तरफ मेयर लेंस्की। दोनों जिद्दी, दोनों तेज दिमाग वाले, दोनों अपने तरीके से दुनिया जीतना चाहते थे। उस दिन उनके बीच लड़ाई नहीं हुई, कम से कम वैसी तो नहीं जैसी लुशियानो को उम्मीद थी।
क्योंकि लेंस्की ने उसे एक नई चीज दिखाई, हिम्मत। और लुसियानो को ऐसे लोग पसंद थे जो उससे डरते नहीं थे। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हो गई, फिर ऐसी साझेदारी जो आने वाले कई दशकों तक अमेरिकी अंडरवर्ल्ड की डायरेक्शन ही चेंज करने वाली थी। उस वक्त तो उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन उनका नाम अमेरिका के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में लिया जाएगा। लेकिन शुरुआत हो चुकी थी दो लड़कों की दोस्ती की, एक इटालियन और एक यहूदी। आज ये बात हम सबको बहुत कॉमन लगती है, लेकिन उस दौर के अंडरवर्ल्ड में ये एक बहुत एबनॉर्मल बात थी। उस समय ज़्यादातर गैंग्स अपनी ही कम्युनिटी तक सीमित रहते थे। यहूदी गैंग में ज़्यादातर लड़के यहूदी होते थे, इटालियन गैंग में इटालियन लोग होते थे। लेकिन लुसियानो और लेंस्की ने इन लिमिटेशन के बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ एक चीज़ देखते थे, काबिलियत। और यही सोच आने वाले टाइम में उन्हें बाकी क्रिमिनल से अलग बनाने वाली थी। धीरे धीरे लुसियानो और लेंस्की की दोस्ती गहरी होती गई। स्कूल के बाद दोनों अक्सर साथ में घूमते, कभी लोअर ईस्ट साइड की गलियों में, कभी पोर्ट के आसपास और कभी उन इलाकों में जहां पुलिस भी जाना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उनकी बातचीत बाकी लड़कों जैसी नहीं होती थी। कई लड़के बेसबॉल की बात करते थे, कई लड़के लड़ाइयों की बात करते थे, लेकिन लुसियानो और लेंस्की पैसों की बात करते थे। वो देखते थे कि पैसा कौन कमा रहा है, कैसे कमा रहा है और क्यों कमा रहा है। धीरे धीरे दोनों को एक बात समझ में आने लगी, न्यूयॉर्क में असली ताकत सिर्फ बंदूकों के पास नहीं थी, असली ताकत थी पैसे के पास। और पैसा उन लोगों के पास था जो कानून के बाहर काम कर रहे थे। उन दिनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई छोटे बड़े गैंग एक्टिव थे। कुछ चोरी करते थे, कुछ जुआ चलाते थे, कुछ एक्सटॉर्शन करते थे और कुछ इन सब से भी बड़ा खेल खेल रहे थे। लुसियानो और लेंस्की अभी बच्चे थे, लेकिन वो ये सब ध्यान से देख रहे थे, सीख रहे थे और समझ रहे थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अगर इस शहर में ऊपर जाना है तो सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, सही लोगों तक भी पहुंच बनानी होगी। और बहुत जल्द उन्हें एक ऐसा ही आदमी मिलने वाला था, एक ऐसा आदमी जिसे कई लोग तो अपराधी मानते थे, लेकिन लुसियानो उसे कुछ और ही मानता था, अपना टीचर, अपना मेंटर, अपना रोल मॉडल। उस आदमी का नाम था आर्नोल्ड रॉथस्टीन। न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। वैसे तो उस दौर में कई गैंगस्टर थे, कई शूटर थे, कई ऐसे लोग थे जिनसे पूरा शहर डरता था, लेकिन रॉथस्टीन बहुत अलग था। वो सड़कों पर बंदूक लेके नहीं घूमता था, वो लोगों को धमकाता भी नहीं था, वो शराब के नशे में लड़ाइयाँ भी नहीं करता था। फिर भी उसका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी अपना रास्ता बदल लेते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉथस्टीन सिर्फ अपराधी नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका बिजनेस कानून के बाहर चलता था। जुआ, सट्टा, लोन शार्किंग और ऐसे कई धंधे जिनसे वो हर महीने लाखों डॉलर कमाता था। लुसियानो ने पहली बार जब रॉथस्टीन को देखा तो वो हैरान रह गया। उसके सामने कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, उसके सामने एक ऐसा आदमी था जो महंगे सूट पहनता था, बड़ी गाड़ियों में घूमता था और शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर कारोबार करता था। उस दिन लुसियानो ने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी, असली ताकत बंदूक में नहीं होती है, दिमाग में होती है। शायद पहली बार उसने खुद को एक स्ट्रीट गैंगस्टर के रूप के बदले एक बिजनेसमैन के रूप में देखना शुरू किया और यहीं से लकी लुसियानो की सोच बदलने लगी। और जब किसी इंसान की सोच बदलती है तो उसकी किस्मत बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लुसियानो अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। न्यूयॉर्क की सड़कों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन रॉथस्टीन ने उसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखा दी थी। एक ऐसी दुनिया जहां अपराध सिर्फ अपराध नहीं था, वो एक बिजनेस था, वो एक सिस्टम था, एक इंडस्ट्री थी। धीरे धीरे लुसियानो ने छोटे मोटे गैंग्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। कभी संदेश पहुंचाना, कभी पैसे इकट्ठे करना, कभी किसी डील की जानकारी पहुंचाना। काम छोटे थे, लेकिन लुसियानो की नज़र हमेशा बड़ी पिक्चर पर रहती थी। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था कौन किसके लिए काम करता है, कौन किससे डरता है, कौन किसके पैसे देता है, कौन किसे पैसे देता है,
कौन सबसे ज़रूरी और सबसे अहम फैसले लेता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती मेयर लेंस्की के अलावा एक और लड़के से हुई जिसका नाम था बेंजामिन सीगल, जिसे दुनिया ने बाद में बक्सी सीगल के नाम से जाना। बक्सी सीगल के बारे में एक वीडियो मैं पहले ही बनाकर चैनल पर डाल चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बक्सी और लुसियानो स्वभाव में बिल्कुल अलग थे। जहां लुसियानो सोच समझकर कदम उठाता था, वहीं बक्सी का गुस्सा किसी भी समय फट जाता था। वो खतरनाक था, बेहद खतरनाक। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन थी, दोनों बड़े सपने देखते थे और दोनों को यकीन था कि वो पूरी जिंदगी छोटे मोटे गुंडे बनकर नहीं रहना चाहते थे। धीरे धीरे लुसियानो, लेंस्की और बक्सी की तिकड़ी बन गई। दिन में दोस्त, रात में साथी और आने वाले कई सालों तक अमेरिकी अंडरवर्ल्ड की सबसे ताकतवर पार्टनरशिप में से एक। उन्हीं दिनों अमेरिकन सरकार एक नया कानून लाने की सोच रही थी। एक ऐसा कानून आने वाला था जो इन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था और उस कानून का नाम था प्रोहिबिशन, यानी कि शराबबंदी। अमेरिकी सरकार ने एक नया कानून लागू कर दिया था, शराबबंदी का कानून। मतलब इस कानून के तहत पूरे देश में शराब के उत्पादन, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया गया। सरकार को उम्मीद थी कि इससे क्राइम कम होगा, लोग बेहतर जीवन जिएंगे और समाज सुधर जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि अमेरिका में लाखों लोग शराब पीते थे और वो सिर्फ इसलिए शराब पीना बंद नहीं करने वाले थे क्योंकि सरकार ने नया कानून बना दिया था। शराब की अब भी बहुत डिमांड थी, बस एक फ़र्क आ गया था कि पहले शराब कानूनी तरीके से मिलती थी, अब वो गैर कानूनी तरीके से मिलने वाली थी। और जहां डिमांड हो, पैसा वहीं होता है, बहुत सारा पैसा होता है। न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड ने ये बात सबसे पहले समझ ली। शहर के अलग अलग गैंग अब शराब की स्मगलिंग में उतर गए। कनाडा से शराब लाई जाती और यहाँ स्टोर की जाती और फिर पूरे शहर में बेची जाती। जो धंधा पहले लाखों का था, अब वो करोड़ों का हो गया। लुसियानो, लेंस्की और बक्सी ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक नया धंधा नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा मौका है। और इस बार वो दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो इसमें अपना हिस्सा चाहते थे, एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में इतना बड़ा बनने के लिए सिर्फ दिमाग ही काफ़ी नहीं चाहिए था, ताकत भी चाहिए थी, सिक्योरिटी भी चाहिए थी और सबसे ज़रूरी बात, किसी बड़े बॉस का प्रोटेक्शन चाहिए था। और बहुत जल्द लकी लुसियानो की मुलाकात न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर माफिया बॉसेस में से एक के साथ हो गई, जिसका नाम था जो मैज़ेरिया। जो मैज़ेरिया उस दौर में न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर माफिया बॉसों में से एक गिना जाता था। उसके पास पैसा था, लोग थे, हथियार थे और सबसे बड़ी बात, उसका डर लोगों के दिलों में था। लोग उससे सिर्फ इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि उसके पास बंदूकधारी थे, लोग उससे इसलिए भी डरते थे क्योंकि वो पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता था। किसका धंधा चलेगा, किसका धंधा बंद होगा, कौन कमाएगा और कौन बर्बाद होगा, कई बार इन फैसलों का अधिकार सिर्फ मैज़ेरिया के पास होता था। लुसियानो अब उसके गैंग के लिए काम करने लगा। शुरुआत उसके छोटे छोटे कामों से हुई, जैसे गैंग के मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पैसे इकट्ठे करना, माल की निगरानी करना। लेकिन लुसियानो बाकी लोगों की तरह नहीं था, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करता था, वो उसके पीछे का लॉजिक भी समझता था, अपना दिमाग भी लगाता था। ये आदमी पैसा कैसे कमाता है, ये आदमी ज़्यादा पावरफुल क्यों है, और सबसे ज़रूरी, इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो रहा है। लुसियानो ये सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मैज़ेरिया का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। अब लुसियानो को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ सड़कों पर गुंडागर्दी करने वाला एक आम मवाली नहीं है, अब वो न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अपराधी नेटवर्क का हिस्सा है। जो मैज़ेरिया के लिए काम करना लुसियानो के लिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जैसा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ किताबों की जगह बंदूकें थी और प्रोफेसर्स की जगह साथी गैंगस्टर। शराबबंदी शुरू होने के बाद मैज़ेरिया का धंधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। शराब की सप्लाई बढ़ रही थी तो कमाई भी बढ़ रही थी
और साथ ही बढ़ रही थी मुसीबतें, क्योंकि हर शिपमेंट को सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचाना आसान नहीं था। रास्ते में पुलिस होती थी, राइवल गैंग होते थे और ऐसे लोग भी होते थे जो पूरा माल लूट लेना चाहते थे। इसी दौरान लुसियानो को ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी। पहले वो सिर्फ मैसेजेस लेके जाता था, अब वो माल की निगरानी करता था और उनके पैसों का हिसाब भी रखता था। धीरे धीरे उसे मज़ारिया के भरोसेमंद लोगों में गिना जाने लगा। लुसियानो की सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं थी, उसका दिमाग था जो बहुत तेज था। वो हर काम को सिर्फ पूरा ही नहीं करता था, उसे बेटर तरीके से करने की कोशिश करता था। अगर कोई रास्ता खतरनाक था तो वो दूसरा रास्ता निकाल लेता। अगर कोई आदमी भरोसेमंद नहीं था तो वो उसकी जगह दूसरा आदमी ढूंढ लेता। अगर कोई नुकसान हो रहा होता तो उसे कम से कम करने का तरीका निकालता। धीरे धीरे मज़ारिया को एहसास होने लगा कि ये लड़का बाकी लोगों से अलग है। एक तरफ उसके पास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसका ऑर्डर मानते हैं, दूसरी तरफ लुसियानो था जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने की तरफ जाता था। और अंडरवर्ल्ड में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लुसियानो का पैसा बढ़ रहा था, उसका रुतबा भी बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात उसकी पहुंच भी बढ़ रही थी। अब वो छोटे मोटे गुंडों के साथ नहीं बैठता था, बल्कि वो उन मीटिंग का हिस्सा बनने लग गया था जहां लाखों डॉलर्स के फैसले होते थे, जहां ये डिसाइड होता था कि कौन सा इलाका किसके पास रहेगा, कौन किसके साथ काम करेगा और किसे रास्ते से हटाना है। यहीं बैठकर लुसियानो ने एक और बात नोटिस की। जो मज़ारिया ताकतवर जरूर था, लेकिन उसकी सोच पुरानी थी। उसके लिए सबसे पहले सिसिलियन होना जरूरी था, उसके बाद कुछ और। हालांकि लुसियानो ऐसा कुछ नहीं सोचता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती मेयर लेंस्की के साथ थी जो एक यहूदी था। बक्सी सीगल से थी, वो भी यहूदी था और लुसियानो को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। उसके लिए एक ही चीज मायने रखती थी, काबिलियत और पैसा। और यहीं से जो मज़ारिया और लकी लुसियानो के बीच सोच का फर्क पैदा होना शुरू हो गया। एक पुरानी सोच को रिप्रेजेंट करता था और दूसरा नई दुनिया को। गैंग में जैसे जैसे लुसियानो का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही थी। अंडरवर्ल्ड में हमेशा से एक रूल रहा है, जब तक तुम छोटे हो तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता, लेकिन जिस दिन तुम ऊपर उठने लगते हो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। 1929 में लुसियानो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उसके दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, उसके आदमियों ने भी उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और फिर कुछ टाइम बाद न्यूयॉर्क के बाहर एक सुनसान इलाके में एक आदमी बहुत ही इंजर्ड हालत में मिला। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था, शरीर पर चोटों के निशान थे और उसके गले पर गहरे कट के निशान थे। और वो आदमी और कोई नहीं, लकी लुसियानो ही था। किसी ने उसका अपहरण कर लिया था, उससे पूछताछ की थी और उसे बुरी तरह पीटा था और फिर उसे मरा हुआ समझकर सड़क के किनारे फेंक दिया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि लुसियानो बच गया। जब ये खबर अंडरवर्ल्ड में फैली तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे हमलों के बाद लोग आमतौर पर वापस नहीं लौटते। लेकिन लुसियानो लौट आया और वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर लौटा। उसके चेहरे और गले पर निशान अब जिंदगी भर रहने वाले थे। धीरे धीरे लोग उसके बारे में नई नई बात कहने लगे। वो आदमी सिर्फ चालाक ही नहीं है, बहुत किस्मत वाला भी है। और यहीं से चार्ल्स लुसियानो का नाम बदलकर लकी लुसियानो हो गया। लेकिन इस हमले ने सिर्फ उसका नाम ही नहीं बदला, उसकी सोच भी बदल दी। उसे समझ में आ गया था कि अब वो उस लेवल पर पहुंच गया है जहां गलती की कीमत सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, जान भी जा सकती है। लुसियानो पर किसने हमला करवाया था, इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लोगों का मानना था कि इसके पीछे राइवल गैंग का हाथ हो सकता था। कुछ का कहना था कि लुसियानो ने किसी बड़े आदमी का पैसा रोक लिया था और कुछ लोगों को शक था कि यह हमला उसके अपने ही लोगों ने करवाया था। लेकिन सच्चाई जो भी रहा हो, लुसियानो एक बात समझ गया था, न्यूयॉर्क बदल रहा था और अंडरवर्ल्ड भी। पुराने रूल टूट रहे थे, नए खिलाड़ी उभर रहे थे और सबसे बड़ी बात, अब लड़ाई सिर्फ इलाकों की नहीं रह गई थी, लड़ाई पैसों की बन गई थी, बहुत सारे पैसों की। प्रोविजन ने अंडरवर्ल्ड को पहले से कहीं ज़्यादा अमीर बना दिया था। हर गैंग ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता था, हर बॉस ज़्यादा पावर चाहता था
और इसी लालच ने न्यूयॉर्क के माफिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था जो मज़ारिया और दूसरी तरफ था सैल्वाडोर मैरेंज़ानो। दोनों लोग सिसिली से आए थे, दोनों पावरफुल थे और दोनों एम्बिशियस थे और दोनों न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा बॉस बनना चाहते थे। शुरुआत में तो ये एक कंपटीशन था जो दुश्मनी में बदल गया और धीरे धीरे ये दुश्मनी लड़ाई में बदल गई। एक ऐसी लड़ाई जिसने न्यूयॉर्क की सड़कों को लाशों से भर दिया। उस समय लकी लुसियानो जो मज़ारिया के साथ था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, अगर ये दोनों ग्रुप ऐसे ही लड़ते रहे तो उसका फ़ायदा किसे होगा? क्योंकि लुसियानो की नज़र लड़ाई जीतने पर नहीं थी, वो तो पूरे गेम को जीतना चाहता था। जो मज़ारिया और सैल्वाडोर की गैंग वॉर में एक के बाद एक लाशें गिर रही थी। कभी किसी रेस्टोरेंट के बाहर गोलीबारी होती तो कभी किसी बार में, कभी कोई बिजनेसमैन मारा जाता तो कभी कोई गैंगस्टर। पूरे शहर में डर का माहौल था। किसी को नहीं पता था कि अगली गोली किसके लिए चलने वाली है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोग जानते थे कि ये सब अचानक नहीं हो रहा था। इसके पीछे की वजह थी जो मज़ारिया और सैल्वाडोर मैरेंज़ानो की ईगो। दोनों अपने आप को न्यूयॉर्क का सुपर बॉस समझते थे। दोनों अब खुलकर सामने भी आ चुके थे। जो दुश्मनी पहले पर्दे के पीछे चल रही थी, अब वो खुल्लम खुल्ला सड़कों पर उतर आई। दोनों ग्रुप एक दूसरे के लोगों को निशाना बना रहे थे। दोनों अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही जीतना चाहते थे और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे न्यूयॉर्क दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग जो मज़ारिया के साथ थे तो कुछ लोग मैरेंज़ानो के साथ। बीच का कोई रास्ता नहीं था। उस समय लकी लुसियानो मज़ारिया का सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक था, इसलिए नेचुरल था कि वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गया। लेकिन एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी, ये लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक मर्डर के जवाब में दूसरा मर्डर, उसके जवाब में तीसरा और फिर चौथा। यही सर्कल और यही लूप चलता जा रहा था। हर दिन लोग मर रहे थे, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी। लुसियानो मीटिंग्स में ये सब देखता, वो अपने बॉसेस को सुनता, उनके फैसले सुनता तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता। क्योंकि लुसियानो की नज़र में ये लड़ाई पैसे के लिए नहीं थी, ये लड़ाई ईगो के लिए थी। दो बूढ़े माफिया बॉसेस की ईगो, जिससे पूरे न्यूयॉर्क शहर को आग लगा के रखी हुई थी। और हर गुजरते दिन के साथ लुसियानो का पेशेंस ख़त्म हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो कोई भी नहीं जीतेगा, न मज़ारियो न मैरेंज़ानो। और शायद यही पहली बार उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या हो अगर इन दोनों में से किसी एक को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन लुसियानो सिर्फ मज़ारिया का ही भरोसेमंद आदमी नहीं था, वो उन लोगों में से था जो दोनों पक्षों के लोगों से बात कर सकते थे। उसकी पहचान सिर्फ इटालियन गैंग्स तक सीमित नहीं थी। मेयर लैंस्की उसके साथ था और न्यूयॉर्क के कई दूसरे खिलाड़ी भी उसे सम्मान की नज़रों से देखते थे। और यही कारण था कि जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी चलती गई, लुसियानो को लगने लगा कि शायद इस लड़ाई का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। उसने दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी, कभी डायरेक्ट, कभी किसी मैसेंजर के थ्रू, कभी किसी न्यूट्रल आदमी के थ्रू। उसकी कोशिश थी कि लड़ाई किसी भी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ पैसा बर्बाद हो रहा था, लोग मर रहे थे, बिजनेस रुक रहा था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, गैंग के बाकी मेंबर तो समझौता करने को तैयार थे, लेकिन जो मज़ारियो और सैल्वाडोर मैरेंज़ानो समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। दोनों को यकीन था कि जीत आखिरकार उसकी ही होगी और दोनों को लगता था कि दूसरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। लुसियानो ये सब देख रहा था और अब उसे समझ में आने लग गया कि प्रॉब्लम गैंग की नहीं है, प्रॉब्लम ये बॉसेस की है। एक दिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद लुसियानो काफ़ी देर तक अकेला बैठा रहा। उसके सामने शराब का गिलास रखा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या न्यूयॉर्क का फ्यूचर इन दो बूढ़ों की लड़ाई में उनके हाथ में दे देना चाहिए, या फिर किसी नए आदमी को आकर अब कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। उसी रात लकी लुसियानो ने पहली बार एक फैसला किया, अगर न्यूयॉर्क को बदलना है तो सबसे पहले उसके बॉसेस को जाना होगा। लुसियानो जो मज़ारिया का आदमी था और न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड में वफादारी सबसे बड़ा नियम मानी जाती थी। लुसियानो ने ऊपर से तो यही दिखाया, लेकिन पीछे से उसने सीक्रेटली अपोजिशन गैंग के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो यह सिर्फ बातचीत थी कि लड़ाई कैसे ख़त्म करें और दोनों पार्टीज़ को क्या चाहिए,
क्या कोई समझौते की गुंजाइश है? लेकिन जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ती गई, उतना ही लुसियानो का एक बात पर विश्वास मजबूत होता गया कि ये लड़ाई ख़त्म तो हो सकती है, लेकिन जो मज़ारिया और सैल्वाडोर मैरेंजानो के रहते हुए नहीं, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि शांति हो। और जितना ज़्यादा लुसियानो ने सोचा, उतना ही भरोसा उसे हो गया कि इन दोनों बॉसेस को जाना होगा। एक तरफ न्यूयॉर्क की नई पीढ़ी थी, लुसियानो, लेंस्की, बक्सी और उसके जैसे दूसरे कई लोग जो पैसा कमाना चाहते थे, बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी थी जो और पुराने नियमों से चिपकी हुई थी। टकराव तय था, बदलाव सिर्फ इतना था कि पहला वार कौन करेगा, और जवाब लकी लुसियानो के पास था। उसने फैसला कर लिया कि अगर न्यूयॉर्क को बदलना है तो जो मज़ारिया को जाना होगा। जो मज़ारिया को लुसियानो पर पूरा भरोसा था। सालों से लुसियानो उसके साथ था, उसके साथ उसने काम किया था, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसका धंधा बढ़ाने में मदद की थी। मज़ारिया को लगता था कि अगर न्यूयॉर्क में कोई आदमी कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता तो वो लकी लुसियानो है। लेकिन उसको नहीं पता था कि लुसियानो अब उसका आदमी नहीं रहा था, अब वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा था। अप्रैल 1931 लुसियानो ने मज़ारिया को एक मीटिंग के लिए बुलाया और जगह चुनी कॉनी आइलैंड का एक रेस्टोरेंट। बहाना था बिजनेस की बात, लड़ाई की बात और शांति की बात। मज़ारिया मान गया क्योंकि इनविटेशन लुसियानो की तरफ से आया था और लुसियानो पर उसे पूरा भरोसा था। दोनों कुछ लोगों के साथ एक टेबल पर बैठे थे। खाना मंगाया गया, ताश की बाजी शुरू हुई, बातचीत चलती रही। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन लुसियानो जानता था कि आज मज़ारिया का खेल ख़त्म होने वाला है। टाइम बीतता गया, फिर अचानक लुसियानो ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसने धीरे से कुर्सी पीछे खिसकाई और मज़ारिया से कहा, मैं अभी आता हूँ। मज़ारिया ने सिर हिलाया और फिर अपने पत्तों की तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये आखिरी बार है जब वो लकी लुसियानो को जिंदा देख रहा था। लुसियानो रेस्टोरेंट के वॉशरूम की तरफ चला गया और कुछ सेकंड बाद रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और उसमें 4 आदमी दाखिल हुए। उनमें बक्सी सीगल भी शामिल था। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि जो मज़ारिया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक शूटर ने अपनी बंदूक निकाली, फिर दूसरे ने, और अगले ही पल गोलियां चलनी शुरू हुई। रेस्टोरेंट गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। मज़ारिया अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर माफिया बॉस खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। जो मज़ारिया मर चुका था और इस गैंग वॉर का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका था, और उसी के साथ लकी लुसियानो का सबसे बड़ा दाव सफल हो गया था। कुछ देर बाद लुसियानो वापस रेस्टोरेंट में आया। पुलिस को बताया गया कि वो उस समय वॉशरूम में था, उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, और वो किसी का नाम नहीं जानता। हालांकि पुलिस को शक था और अंडरवर्ल्ड को तो यकीन था कि ये काम लुसियानो ने ही करवाया है, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी, जो मज़ारिया को किसने मरवाया, और लगभग हर उंगली एक ही आदमी की तरफ उठती थी, वो था लकी लुसियानो। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि लुसियानो ने जिस आदमी की मदद से मज़ारिया को हटाया था, अब वही आदमी खुद न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा बॉस बनने जा रहा था, सैल्वाडोर मैरेंजानो। उसका रास्ता साफ हो गया था और अब वो खुद को न्यूयॉर्क का बॉस मान रहा था। जो मज़ारिया की मौत के बाद न्यूयॉर्क की अंडरवर्ल्ड दुनिया में सन्नाटा छा गया। सालों से चल रही गैंग वॉर लगभग ख़त्म हो चुकी थी। लोगों को लगा कि अब शांति आएगी, बिजनेस फिर से शुरू होगा, पैसा फिर से आएगा और खून खराबा रुक जाएगा। लेकिन सैल्वाडोर मैरेंजानो की सोच कुछ और ही थी। मज़ारिया के मरते ही वो खुद को राजा मानने लगा। उसकी नज़र में न्यूयॉर्क का सिर्फ अब एक ही बॉस था, और वो था सैल्वाडोर मैरेंजानो। उसने शहर के अलग अलग गैंग्स को फिर से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, नए नए नियम बनाए, नया स्ट्रक्चर बनाया। पहली बार न्यूयॉर्क के इटालियन माफिया को 5 फैमिलीज में बांटा गया और खुद को उसने रखा सबसे ऊपर, और टाइटल दिया बॉस ऑफ बॉसेस, यानी सभी बॉसों का बॉस। कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया,
लेकिन लकी लुसियानो ने नहीं। लुसियानो को ये सिस्टम पुरानी दुनिया का लगता था। वो एक नया सिस्टम चाहता था जहाँ फैसले मिलकर लिए जाएं, जहाँ बिजनेस पहले आए और ईगो बाद में। लेकिन मैरेंज़ानो तो अब खुद को वहाँ का राजा समझता था। और सबसे खतरनाक बात, उसे लकी लुसियानो पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने सोचा है जो आदमी अपने पुराने बॉस को धोखा दे सकता है वो तो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए मैरेंज़ानो ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिससे उसकी और लकी लुसियानो की टक्कर तय हो गई। उसने लुसियानो को मरवाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लकी लुसियानो को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन उसके पास खबर पहुंची कि सैल्वाडोर मैरेंज़ानो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैरेंज़ानो को शक था कि लुसियानो बहुत ही एम्बिशियस हो चुका है और बहुत ताकतवर हो चुका है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो एक दिन वो उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने लकी लुसियानो को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लुसियानो जानता था कि उस पर हमला होगा, लेकिन हमला कब होगा ये लुसियानो नहीं जानता था। वो इतना जरूर जानता था कि अब उसके पास टाइम बहुत कम है। अगर ये बात कुछ साल पहले हुई होती तो शायद वो भाग जाता या कहीं छुप जाता, लेकिन अब टाइम बदल चुका था। अब वो न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर लोगों में से गिना जाता था। उसने एक बात सीख ली थी, अंडरवर्ल्ड में अगर कोई तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है तो इंतज़ार करना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए लुसियानो ने फैसला किया कि इससे पहले मैरेंज़ानो उस पर वार करे। उसके बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया, मेयर लेम्स्की, बक्सी सीगल और कुछ दूसरे साथी। दरवाजे बंद हुए, मीटिंग शुरू हुई और एक ही मुद्दे पर चर्चा हुई, सैल्वाडोर मैरेंज़ानो। उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे मारा जाए, और सबसे बड़ी बात कि ये काम करेगा कौन। क्योंकि मैरेंज़ानो कोई आम गैंगस्टर तो था नहीं, वो पूरे न्यूयॉर्क का बॉस ऑफ बॉसेस था। उसके आसपास हमेशा सिक्योरिटी रहती थी। उस तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन लुसियानो पहले भी एक बॉस को हटा चुका था और अब वो दूसरा हटाने वाला था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दाव पर सिर्फ पावर नहीं थी, इस बार उसकी अपनी खुद की जान भी थी। अब ये कोई पावर की लड़ाई नहीं रह गई थी, अब ये उसके सर्वाइवल की लड़ाई बन चुकी थी। खैर, प्लान तैयार हो चुका था, अब उसे एग्जीक्यूट करना था। समस्या ये थी कि मैरेंज़ानो तक कैसे पहुंचा जाए। उस तक पहुंचना आसान नहीं था। वो जो मज़ेरिया की तरह लापरवाह भी नहीं था। वो जानता था कि न्यूयॉर्क में बहुत से लोग उसकी मौत चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा टाइट सिक्योरिटी के बीच रहता था। उसके ऑफिस तक पहुंचने वाले हर आदमी की जांच होती थी और हर मुलाकाती पर नज़र रखी जाती थी। लेकिन लुसियानो और उसके साथियों ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि गोली चलाने से पहले मैरेंज़ानो की सुरक्षा को धोखा दिया जाएगा। सितंबर 1931, मैरेंज़ानो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे लगता था कि हालात उसके कंट्रोल में हैं और अब वो न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर आदमी है और लकी लुसियानो जल्दी ही उसके रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन उसी दिन कुछ आदमी उसके ऑफिस पहुंचे। उन्होंने खुद को सरकारी ऑफिसर्स बताया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोई रोकता नहीं है, इसलिए मैरेंज़ानो के लोगों ने उन्हें अंदर जाने दिया। कुछ ही मिनटों में ऑफिस का दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर का माहौल बदल गया। अब वो लोग सरकारी आदमी नहीं थे, अब वो लुसियानो के आदमी थे। मैरेंज़ानो इससे पहले कि कुछ समझ पाता उस पर हमला शुरू हो चुका था। सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ, इतनी तेज़ी से कि न्यूयॉर्क का बॉस ऑफ बॉसेस संभल भी नहीं पाया और कुछ ही मिनटों में सैल्वाडोर मैरेंज़ानो मर चुका था और उसके साथ ही माफिया का एक युग भी खत्म हो गया। वो युग जिसमें एक आदमी खुद को सभी बॉसों का बॉस बोलता है। अब माफिया बॉस जो मज़ेरिया नहीं था, अब माफिया बॉस मैरेंज़ानो भी नहीं था। न्यूयॉर्क माफिया की सबसे ऊंची कुर्सी खाली थी। कई लोगों को उम्मीद थी कि लकी लुसियानो खुद को नया बॉस ऑफ बॉसेस घोषित करेगा। आखिरकार उसने अपने दो सबसे बड़े राइवल्स को रास्ते से हटा दिया था। उसके पास पैसा था, लोग थे, ताकत थी और सबसे ज़रूरी, लोगों के मन में उसका डर था। लेकिन लुसियानो ने सबको हैरान कर दिया। उसने वो कुर्सी ख़त्म करने का फैसला किया जिसके लिए इतने लोग सालों से लड़ते आ रहे थे। उसकी नज़र में प्रॉब्लम जो मज़ेरियो नहीं था, प्रॉब्लम मैरेंज़ानो भी नहीं था, प्रॉब्लम उस सिस्टम में थी जिसमें सारी ताकत एक ही आदमी के हाथ में चली जाती थी
और जब भी ऐसा होता था तो बाकी लोग उसके दुश्मन बन जाते थे और फिर शुरू होता था खून खराबा, गैंग वॉर और पावर का गेम। लुसियानो ये सब अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए उसने एक नया सिस्टम बनाने का फैसला किया। एक ऐसा सिस्टम जहां कोई बॉस ऑफ बॉसेस नहीं होगा, जहां बड़े फैसले मिलकर लिए जाएंगे, जहां लड़ाई से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और इसी सोच ने जन्म दिया द कमीशन नाम की एक संस्था को। ये एक तरीके से माफिया की गवर्निंग बॉडी थी। न्यूयॉर्क की सभी बड़ी फैमिलीज के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। सभी बड़े फैसले यहीं लिए जाते थे, विवाद भी यहीं सुलझाए जाते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब किसी एक आदमी को भगवान बनने की इजाज़त नहीं थी। ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था, और इस क्रांति का आर्किटेक्ट था लकी लुसियानो। कुछ ही साल पहले जो लड़का न्यूयॉर्क की गलियों में प्रोटेक्शन मनी वसूल करता था, अब वो पूरे अमेरिकी माफिया का सिस्टम बदल चुका था। द कमीशन नाम की संस्था बनाने के बाद लकी लुसियानो ने वो किया जो इससे पहले कभी किसी माफिया बॉस ने नहीं किया था। उसने जो सिस्टम बनाया उसका इन्फ्लुएंस न्यूयॉर्क से निकलकर अमेरिका के दूसरे शहरों तक पहुंचने लगा। शिकागो, बुफेलो, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और दूसरे कई शहर। हर जगह अलग अलग बॉस थे, हर जगह अलग अलग फैमिलीज थी, लेकिन अब पहली बार उनके बीच बातचीत का एक सिस्टम शुरू हो चुका था। ये विवाद सुलझाने का सिस्टम था, बिजनेस करने का सिस्टम था, और इस पूरे सिस्टम के पीछे लकी लुसियानो का दिमाग था। और यही वजह थी कि बहुत सारे लोग उसे एक गैंगस्टर नहीं मानते थे। लकी लुसियानो ने अमेरिकन माफिया को एक नए रूप में ढाल दिया था। धीरे धीरे लकी लुसियानो के साम्राज्य का विस्तार होने लगा। जुआ, बुक मेकिंग, इल्लीगल अल्कोहल, लेबर यूनियंस, डॉग्स, प्रोटेक्शन रैकेट, ऐसे कई धंधों से पैसा आ रहा था। बहुत सारा पैसा, इतना पैसा कि कुछ साल पहले जो लड़का लोअर ईस्ट साइड की गलियों में छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था, वो अब अमेरिका के सबसे अमीर अपराधियों में गिना जाने लगा। लेकिन लुसियानो की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके रिलेशनशिप, उसके रिश्ते। मेयर लेंस्की अभी भी उसके सबसे भरोसेमंद साथियों में था। बक्सी सीगल उसका दोस्त था, और अमेरिका के अलग अलग शहरों में बैठे कई माफिया बॉस उसे इज्जत की नज़रों से देखते थे, क्योंकि लुसियानो ने उन्हें एक ऐसी चीज़ दी थी जो उनसे पहले किसी ने नहीं दी, स्टेबिलिटी, स्थिरता। अब हर समस्या का समाधान गोली से नहीं होता था, हर विवाद गैंग वॉर में नहीं बदलता था। कम से कम पहले की तुलना में अंडरवर्ल्ड ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका था, और जितना ज़्यादा सिस्टम ऑर्गेनाइज होता गया उतना ही ज़्यादा पैसा आता गया। उसी दौर में अमेरिका का एक नया शहर भी चर्चा में आने लगा, लास वेगस। उस समय लास वेगस आज की तरह चमकता दमकता शहर नहीं था, लेकिन बक्सी सीगल की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उसको वहाँ अवसर दिखाई दे रहे थे, नए कैसीनोज के, नए होटल्स के, नए पैसे के। लास वेगस को खड़ा करने में सबसे बड़ा चेहरा बक्सी सीगल का था। लेकिन जिस माफिया नेटवर्क ने वेगस में पैसा पहुंचाया, जिस सिस्टम ने अलग अलग फैमिलीज को साथ काम करना सिखाया, उसकी नींव लकी लुसियानो ने रखी थी। सीधे शब्दों में अगर कहें तो लुसियानो ने लास वेगस तो नहीं बनाया, लेकिन जिस माफिया मशीन ने लास वेगस में पैसा लगाया, उसका आर्किटेक्ट लकी लुसियानो था। धीरे धीरे लुसियानो की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक ही सीमित नहीं था। उसकी पहुंच लेबर यूनियंस तक थी, डॉग्स तक थी, बिजनेस तक थी, और कई ऐसे एरियाज में थी जहां आम आदमी को माफिया का नाम तक नहीं दिखाई देता। ये वो दौर था जब लकी लुसियानो अपने लाइफ के पीक पर था। उसके दुश्मन मर चुके थे, उसका सिस्टम काम कर रहा था, उसके साथी पूरे देश में फैले हुए थे, और उसका नाम सिर्फ न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था। अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों में अब उसकी गिनती होने लगी थी, और इन सब के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जब ये सब हो रहा था, उस वक्त न्यूयॉर्क में एक थॉमस डीवे नाम का यंग प्रोसिक्यूटर था। वो बहुत ही आदर्शवादी, हिम्मत वाला और ईमानदार था। उस दौर में जब बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स माफिया से डरते थे या लालच में आकर उनके लिए काम करते थे,
इन सब में थॉमस डीवे अलग था। वो ना तो लकी लुसियानो से डरता था और ना ही लकी लुसियानो उसे खरीद पाया। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, माफिया राज को ख़त्म करना। थॉमस डीवे ने धीरे धीरे लुसियानो के साम्राज्य को समझना शुरू किया, उसके लोगों को समझना शुरू किया, उसके धंधों को समझना शुरू किया और फिर उसने लकी लुसियानो के खिलाफ केस करने का फैसला किया। थॉमस डीवे ने फैसला किया कि वो लकी लुसियानो को कानून के कटघरे तक लेकर जाएगा। उधर लुसियानो को भी डीवे के बारे में खबर मिलने लगी थी। शुरुआत में उसने ऐसे को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग उसे पकड़ने निकले थे और असफल रहे थे। लेकिन थॉमस डीवे अलग था। वो ना डरता था, ना रुकता था और ना ही वो बिकता था। और शायद पहली बार लकी लुसियानो के सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसे गोली से हराया नहीं जा सकता था, जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था और जिसे धमकी देकर भी चुप नहीं कराया जा सकता था। एक तरफ अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस था, दूसरी तरफ कानून पर भरोसा करने वाला एक जिद्दी प्रोसिक्यूटर, और अब टकराव दोनों के बीच में तय था। थॉमस डीवे ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन लकी लुसियानो तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। लुसियानो कोई सड़क छाप गुंडा तो था नहीं जिसे 2 गवाहों के बयान पर गिरफ्तार कर लिया जाए। वो अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। उसके पास पैसा था, वकील थे, कॉन्टैक्ट्स थे और सबसे बड़ी बात, उसके खिलाफ सबूत बहुत कम थे। और यही वजह थी कि थॉमस डीवे ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने इंतज़ार किया, जानकारी इकट्ठा की, गवाह ढूंढे और धीरे धीरे लुसियानो के साम्राज्य की परतें खोलनी शुरू कर दी। उसके आदमी क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कौन किसके लिए काम करता है, कौन किससे जुड़ा है, डीवे हर चीज़ को समझना चाहता था। उधर लुसियानो को भी इन सब बातों की खबरें मिल रही थी। कभी कोई आदमी गिरफ्तार होता, कभी उसके ठिकानों पर छापे पड़ते, कभी कोई पुराना साथी पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा उठा लिया जाता। शुरुआत में लुसियानो को लगा कि यह सब पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होना शुरू हो गया कि इस बार मामला अलग है। थॉमस डीवे सिर्फ उसके आदमियों के पीछे नहीं था, वो सीधा उसके पीछे था। और पहली बार लुसियानो को लगने लगा कोई उसके साम्राज्य की नींव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इधर डीवे का दबाव बढ़ता जा रहा था, उधर लुसियानो के लोग बेचैन होने लगे थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये प्रोसिक्यूटर बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो हार मानने वाला नहीं था और शायद पहली बार लकी लुसियानो को भी महसूस हुआ कि जिस सिस्टम को बनाने में उसने सालों बिताए, वही सिस्टम अब उसके खिलाफ सबूत बन सकता है। लेकिन थॉमस डीवे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसे लुसियानो के खिलाफ एक केस चाहिए था जो अदालत में टिक सके, जो पूरे अमेरिका को हिला दे, और बहुत जल्द उसे वो मौका मिलने वाला था। उन्नीस 1936 में कई महीनों की जांच के बाद थॉमस डीवे को आखिरकार वो मौका मिल ही गया जिसका उसे बहुत समय से इंतजार था। उसने लुसियानो के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार किया। उसने बहुत सारे गवाह जुटाए, बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और फिर लकी लुसियानो को गिरफ्तार करवा दिया। ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई, क्योंकि गिरफ्तार होने वाला आदमी कोई साधारण गैंगस्टर नहीं था। वो अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस था। वो आदमी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके हाथ पूरे अंडरवर्ल्ड तक पहुंचते हैं, लेकिन अब वो अदालत के सामने खड़ा था। उधर थॉमस डीवे भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसके करियर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। वो साबित करना चाहता था कि अमेरिका में कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है, चाहे उसका नाम लकी लुसियानो ही क्यों ना हो। अदालत में सुनवाई हुई, गवाह पेश किए गए, बयान दिए गए, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और पूरे देश की नज़र इस मुकदमे पर टिकी हुई थी। लुसियानो को अब भी भरोसा था कि वो बच जाएगा। वो पहले भी ऐसी मुश्किल हालात से निकल चुका था। उसने गैंग वॉर्स जीती थी, माफिया बॉसेस को हराया था, पूरे सिस्टम को बदल दिया था। प्रोसिक्यूटर भला उसे क्या नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन इस बार उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। थॉमस डीवे पीछे नहीं हटा और अदालत भी लुसियानो की ताकत से प्रभावित नहीं हुई। फिर वो दिन आया जिसका डीवे को इंतजार था। अदालत ने लकी लुसियानो को दोषी ठहराया। उसे लंबी सजा सुनाई गई, इतनी लंबी कि बहुत से लोगों को लगा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। जब ये फैसला सुनाया गया,
उसके बाद पूरे अमेरिका में ये खबर फैल गई। थॉमस डीवे जीत चुका था, लकी लुसियानो हार चुका था और पहली बार अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस जेल की सलाखों के पीछे था। बहुत से लोगों को लगा कि ये लुसियानो की कहानी का अंत है, लेकिन उनको नहीं पता था कि लकी लुसियानो की ज़िंदगी का सबसे अजीब अध्याय, सबसे अजीब चैप्टर तो अभी शुरू होने वाला था। अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस अब जेल की सलाखों के पीछे था। थॉमस डीवे जीत चुका था और ऐसा लग रहा था कि लुसियानो अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में ही बिताएगा। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और इस लड़ाई के दौरान अमेरिका के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई। उन्हीं चुनौतियों में से एक थी न्यूयॉर्क के डॉक्स की सुरक्षा। सरकार जानती थी कि उन डॉक्स पर माफिया का प्रभाव है, लेबर यूनियंस पर माफिया का प्रभाव है और अगर उन्हें शांति और नियंत्रण बनाए रखना है तो उन्हें उन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे वो सालों से लड़ते आ रहे थे। धीरे धीरे सरकारी ऑफिसर्स और लुसियानो के बीच एक कॉन्टैक्ट स्थापित हुआ। लुसियानो उस समय जेल में था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी बाहर चलता था। उसके आदमी बाहर थे, उसके कॉन्टैक्ट बाहर थे और उसकी बात आज भी सुनी जाती थी। आने वाले सालों में लुसियानो ने सरकार के साथ कोऑपरेट किया। आज भी लोग इस बात पर बहस करते हैं कि उसका रोल इसमें कितना बड़ा था, लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका की सरकार एक टाइम पर उस आदमी से मदद लेने को मजबूर हो गई थी जिसे वो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। और लकी लुसियानो ये बात अच्छी तरह जानता था कि हर मदद की एक कीमत होती है। आखिरकार उसकी सज़ा कम कर दी गई, जेल के दरवाजे खुल गए, वो अब आज़ाद था, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अमेरिका ने एक शर्त रखी, उसे हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर जाना होगा। लकी लुसियानो को वापस इटली भेज दिया गया, वही इटली जहां उसका जन्म हुआ था, वही इटली जिसे वो अपने बचपन में छोड़कर अमेरिका आया था। किस्मत भी कभी कभी अजीब खेल खेलती है। जिस देश में उसने अपना साम्राज्य बनाया, जिस देश में उसने अपना नाम बनाया, जिस देश के अंडरवर्ल्ड को उसने बदल दिया और आखिर में उसी देश ने उसे अपने दरवाजे के बाहर कर दिया। लेकिन लुसियानो की कहानी उसके जाने से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आदमी तो चला गया लेकिन उसका बनाया सिस्टम वही है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन द कमीशन आज भी इतिहास का हिस्सा है। मॉडर्न ऑर्गेनाइज क्राइम की कई रणनीतियों में आज भी उसकी सोच दिखाई देती है। लास वेगास का काम करने वाले माफिया नेटवर्क में उसकी छाप दिखाई देती है और अमेरिकन माफिया को एक बिखरे हुए गैंग से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाने का क्रेडिट भी उसी को जाता है। जब 1906 में सिसिली का एक 9 साल का लड़का अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही लड़का अमेरिका के अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदल देगा। वो कोई संत नहीं था, वो कोई हीरो भी नहीं था, उसके हाथ भी खून से रंगे हुए थे। उसने अपराध किए, लोगों को मरवाया, कानून तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया, क्योंकि लकी लुसियानो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया के नियम ही बदल दिए थे। और शायद यही वजह है कि एक सदी के बाद भी दुनिया उसे सिर्फ लकी लुसियानो के नाम से नहीं, बल्कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम से जानती है। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।